दोस्तों, एक कलेक्टर साहब अपने एक दोस्त के साथ मौलाना का भेष बनाते हैं और एक गांव में एक हिंदू पंडित के घर पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद वह पंडित जी से उनके घर में रुकने के लिए पूछने लगते हैं। अब पंडित जी जब देखता है कि दो मौलाना उसके घर में रुकने के लिए कह रहे हैं, तो वह उनसे कारण पूछने लगता है कि आप मेरे ही घर में क्यों रुकना चाहते हो? इस गांव में और भी लोग हैं, आप किसी और के घर में रुक जाओ। तो वह कहने लगते हैं कि हम लोग विदेश से आए हैं और हमें हिंदू संस्कृति के बारे में थोड़ी सी रिसर्च करनी है। हम जानना चाहते हैं कि हिंदू रीति रिवाज कैसे होते हैं और हिंदू संस्कृति में किन चीज़ों का पालन करना सिखाया जाता है। तो इसी वजह से हम लोग आपके घर में रुकना चाहते हैं ताकि हम अच्छी तरह से हिंदू संस्कृति को समझ सकें। इस बात को सुनने के बाद जो पंडित जी होते हैं थोड़ी देर तक सोच विचार करते हैं और सोच विचार करने के बाद उन्हें अपने घर में रहने की अनुमति दे देते हैं। कौन थे वह आईएएस ऑफिसर और किस वजह से वह मौलाना के भेष में इस गांव में आए थे? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, एक गांव के अंदर एक हिंदू पंडित का घर होता है। पंडित जी होते हैं, उनकी पत्नी होती है और एक उनका लड़का होता है जिसका नाम है विक्रम। विक्रम अभी स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करता है और वह 10वीं क्लास में है। उनके पिता शास्त्रार्थ किया करते हैं और शास्त्रों की नॉलेज रखा करते हैं। धीरे धीरे उनके लड़के की 10वीं क्लास की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है। अब जैसे ही उनका रिजल्ट आता है तो उसके बाद जो उनका लड़का विक्रम होता है वह उनसे आगे की पढ़ाई करने के लिए कहने लगता है। वह कहता है कि पिताजी, अब मुझे आगे की पढ़ाई करनी है और मैं पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बनना चाहता हूँ। दरअसल विक्रम के स्कूल में एक टीचर थे और वह टीचर उसे पढ़ाई के बारे में बहुत कुछ अच्छी बातें सिखाते थे, जिन बातों को सीखने के बाद उसके दिमाग में यह बात बैठ गई थी कि उसे पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बनना है। और जब यह बात उसका पिता सुनता है कि उसका बेटा बड़ा अधिकारी बनना चाहता है, उसके पूर्वजों के काम को नहीं करना चाहता, क्योंकि विक्रम के जो पिता थे वह पूर्वजों के काम को कर रहे थे और उसी काम में वे अपने बेटे को डालना चाहते थे। इसके बाद उससे मना करता है और कहता है कि नहीं बेटा, तुम्हें यही काम करना होगा जो काम मैं किया करता हूं और इसी से हमारी जीविका चला करती है। यह हमारे पूर्वजों का काम है और हमारी संस्कृति को जीवित रखना हमारा कर्तव्य बनता है। इस बात को कहकर वह फैसला कर देते हैं और कहते हैं कि तू बिल्कुल भी आगे पढ़ाई नहीं करेगा। इससे आगे की पढ़ाई मैं अपने हिसाब से तुम्हारी कराऊंगा और तुम्हें मेरा वाला काम भी संभालना होगा। अब विक्रम एक बार फिर से अपने पिता से कहता है, लेकिन उसका पिता उसे साफ साफ कह देता है कि अगर तुम्हें यहां पर रहना है तो मेरे कहे अनुसार अपनी पढ़ाई लिखाई को करना होगा, वरना तुम यहां से जा सकते हो। यह बात सुनकर विक्रम जो होता है वह चुप रह जाता है और धीरे धीरे शाम हो जाती है। शाम को विक्रम अपने बिस्तर में लेटा हुआ इन्हीं बातों को सोच रहा था जो सुबह उसके पिता ने उससे कही थी, क्योंकि उसके पिता चाहते थे कि वह पूर्वजों के काम को करें, लेकिन विक्रम चाहता था कि वह पढ़ लिखकर एक बड़ा पार भाजा है, अधिकारी बने। इस बात को सोचते हुए रात के लगभग उसे 2:00 बज गए थे और 2:00 बजे तक उसकी आंख नहीं लगी थी। अब जैसे ही थोड़ी देर और होती है, उसे बिस्तर में लेटे हुए तभी अचानक से वह एक फैसला कर लेता है और वह एक बहुत ही कठिन फैसला लेता है। 10वीं क्लास में पढ़ने के बावजूद भी वह अपने घर को छोड़ने का फैसला करता है। इसी बात को सोचकर विक्रम उस घर से अपने कुछ कपड़े लेता है और साथ में अपने उन डॉक्यूमेंट्स को लेता है जो डॉक्यूमेंट्स उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए जरूरी होते हैं। इसके बाद विक्रम उन सभी सामानों को लेकर रात के समय अपना घर छोड़कर वहां से चला जाता है और एक दूसरे अनजान शहर में पहुंच गया था, जहां पर ना तो कोई उसका अपना था और ना ही वह वहां पर किसी को जानता था।
लेकिन वह 10वीं क्लास कंप्लीट कर चुका था तो उसे इतनी नॉलेज तो हो गई थी कि अगर बाहर समय व्यतीत करना है तो उसे कुछ ना कुछ काम तो करना होगा। इसके बाद विक्रम वहां पर काम करने लगता है और मेहनत करके पढ़ाई लिखाई को चालू करता है। इधर जब गांव में सुबह होती है, सुबह सुबह उसके पिता देखते हैं कि यहाँ पर उनका बेटा नहीं है, तो उन्हें इस बात का बड़ा ही बुरा लगता है और वह अपने बेटे को गांव में इधर उधर ढूंढने लगते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद भी उन्हें उनका बेटा नहीं मिलता है, तो फिर उन्हें वह बात याद आ जाती है जो उन्होंने अपने बेटे से कही थी कि तू हमारा वाला ही काम करेगा और बड़ा अधिकारी नहीं बनेगा। अगर तुझे बड़ा अधिकारी बनना है तो यहाँ पर इस घर में तू नहीं रह सकता। इस बात को सोचकर विक्रम के पिता फूट फूट कर रोने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि मेरी वजह से मेरा बेटा ना जाने कहाँ होगा, किस तरह के धक्के खा रहा होगा और क्या क्या उसको सहन करना पड़ रहा होगा। लेकिन अब वह कर भी क्या सकते थे, क्योंकि उनका बेटा यहाँ से जा चुका था और उन्हें नहीं पता था कि उनका बेटा कहाँ है। फिलहाल इसके बाद समय ऐसे ही बीतने लगता है। विक्रम मेहनत करके अपनी पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ाने लगता है। उसने इंटर कॉलेज में एडमिशन ले लिया था और वहीं पर जाकर दिन के समय में पढ़ाई किया करता था और पढ़ाई से आने के बाद वह थोड़ा बहुत काम किया करता ताकि वह अपनी पढ़ाई लिखाई का खर्चा निकाल सके और अपनी जीविका को आगे बढ़ाने का खर्चा निकाल सके। अब इंटर कॉलेज के अंदर उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम होता है कबीर। अब कबीर और विक्रम एक दूसरे के बहुत ही गहरे मित्र बन गए थे। वह कॉलेज के अंदर एक ही बेंच पर बैठा करते और एक दूसरे के साथ ढेर सारी बातें किया करते। बातों ही बातों में जो विक्रम होता है अपनी पूरी कहानी कबीर को बता देता है और कहता है कि मुझे एक बड़ा अधिकारी बनना है। इसी वजह से मैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए अपने घर को छोड़कर आ गया हूं और यहीं पर रहकर अपनी पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ाऊंगा। अब कबीर जैसे ही उसकी यह बात सुनता है तो उससे वादा कर देता है कि तू चिंता मत कर, तुझे बड़ा अधिकारी बनाने के लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं तेरा साथ हमेशा के लिए दूंगा। अब जैसे ही उन दोनों की 12वीं क्लास कंप्लीट होती है तो उसके बाद जो कबीर होता है वह विक्रम से कहने लगता है कि भाई मेरा पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। अब आगे की पढ़ाई को तू अपने आप कर लेना और मैं तो अब रोजगार करने वाला हूँ। इस बात को सुनकर विक्रम उससे कहने लगता है कि भाई कैसा रोजगार करेगा, तो वह कहता है कि मैं सब्जियों का काम करूंगा और सब्जियां बेचकर अपना गुजारा किया करूंगा। उसके बाद विक्रम उससे कहने लगता है कि ठीक है भाई, अगर ऐसी बात है तो जहां पर तू सब्जियों का काम करेगा वहीं पर तुम्हारे साइड में मैं भी सब्जियों का काम कर लूंगा और मैं भी तुम्हारे साथ आकर बैठ जाया करूंगा। मैं दिन के समय में पढ़ाई कर लिया करूंगा और सब्जियों के काम से अगर अच्छी खासी आमदनी होगी तो उस काम से मेरा काम चल जाएगा और अच्छी तरह से समय व्यतीत होने लगेगा। इस बात को सुनकर कबीर उसकी इस बात के लिए एग्री हो जाता है और अब इसके बाद विक्रम और कबीर दोनों एक साथ सब्जियों का काम करने लगते हैं। विक्रम वहां पर दिन के समय में काम नहीं किया करता, सुबह शाम काम किया करता और कबीर पूरा दिन भर बैठकर वहां पर सब्जियों का काम किया करता है। विक्रम और कबीर की बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई थी कि विक्रम बार बार कबीर के घर भी चला जाया करता, उसके माता पिता से बातें किया करता। कबीर ने अपने माता पिता को भी विक्रम के बारे में बता दिया था, तो कबीर के माता पिता भी उसे अच्छी तरह से घर के अंदर रखा करते हैं, खाने पीने के लिए दिया करते हैं। कबीर के घर में उसके माता पिता शुद्ध शाकाहारी थे और कबीर भी ऐसा ही था। इसी वजह से विक्रम को कबीर का परिवार बहुत ही अच्छा लगता है और उसके बाद वह उनसे अपने माता पिता का सा व्यवहार करने लगता है। अब उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद अब उसे कोचिंग करनी थी। इसके बाद वह एक दिन गहन सोच विचार में पड़ा हुआ था
और अपनी सब्जी की दुकान पर बैठा हुआ था। इसके बाद यह बात कबीर नोटिस कर लेता है और उससे पूछने लगता है कि भाई तू इतना परेशान क्यों है? आखिर क्या सोच रहा है तू मन के अंदर? तो उसके बाद विक्रम उसे बता देता है कि भाई अब मेरी पढ़ाई लिखाई तो कंप्लीट हो गई है, लेकिन इससे आगे मुझे बड़ा अधिकारी बनने के लिए बाहर जाकर कोचिंग करनी होगी और कोचिंग करने के बाद ही मैं बड़ा अधिकारी बन सकता हूं। तो वह कहता है कि फिर परेशानी क्या है, तू बाहर जा और कोचिंग कर, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। तो वह कहता है कि इस पढ़ाई को करने के लिए काफी ज्यादा टाइम चाहिए और अगर मैं टाइम पढ़ाई को दूंगा तो मैं पैसे कब कमाऊंगा अपनी पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ाने के लिए। अब इस बात को सुनकर उसका दोस्त कबीर कहने लगता है कि भाई मैंने तुमसे एक बार कहा था और शायद तुमने उस बात को हल्के में ले लिया। अगर तुझे पढ़ाई लिखाई करनी है और मैं तुम्हारी कैसी भी मदद कर सकता हूं तो उसके लिए मैं तैयार हूं। तू ऐसा कर, अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे और मैं मेहनत कर करके तुम्हारे लिए इतने पैसे भेज दिया करूंगा जो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में कोई भी दिक्कत ना आए। इस बात को सुनकर जो विक्रम होता है वह कबीर को झट से अपने गले से लगा लेता है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। इसके बाद कबीर उसे हटाता है और कहता है कि भाई कोई बात नहीं, हम दोनों दोस्त हैं और तू ऐसा करना, जब तू बड़ा अधिकारी बन जाए तो उसके बाद मेरे सारे पैसों को चुका देना, अपने पास एक भी पैसा मत रखना। ऐसा कहकर जो कबीर होता है विक्रम को वहां से कोचिंग करने के लिए दूसरे शहर भेज देता है और वहां पर रहकर वह यूपीएसएससी की तैयारी करने लगता है। लेकिन जो विक्रम होता है वह यहाँ पर रहकर भी थोड़ा बहुत कम करता है, बच्चों को ट्यूशन दिया करता है और इसी वजह से कुछ थोड़ा बहुत खर्चा अपने लिए निकाल लिया करता है। इसी वजह से विक्रम ने कबीर को खत लिख दिया था और उसे खबर कर दी थी कि अब तुम्हें पैसे भेजने की जरूरत नहीं है, तो माँ बाबूजी की देखभाल अच्छी तरह से कर और कुछ दिनों बाद मैं कलेक्टर बनकर वापस लौटूंगा और उसके बाद तेरा बचा खुचा कर्ज चुका दूंगा। इसके बाद जो विक्रम होता है वहीं पर रहकर मेहनत करने लगता है और अपनी पढ़ाई लिखाई को करने लगता है। धीरे धीरे विक्रम को वहां पर मेहनत करते हुए 3 साल बीत जाते हैं और 3 साल बाद अचानक से जब उसके कर टेस्ट होते हैं तो उसने सारे टेस्टों को अच्छे नंबरों से क्लियर कर लिया था और वह एक कलेक्टर बन गया था। अब जैसे ही वह कलेक्टर बनता है तो उसे इस बात की बड़ी खुशी होती है और उसके बाद वह सीधा कबीर के पास जाने का फैसला करता है। उसके बाद वह कबीर के घर पर जाता है, लेकिन जिस घर में उसका दोस्त अपने माता पिता के साथ रहा करता था उस घर के ऊपर ताला लगा हुआ था और वहां पर फिलहाल कोई भी नहीं था। इसके बाद में वहां के अड़ोसी पड़ोसी से उन घर वालों के बारे में पूछने लगता है तो अड़ोसी पड़ोसी उन्हें बताते हैं कि भाई यह तो नहीं पता कि कहाँ गए हैं, लेकिन कबीर के माता पिता का देहांत हो गया था और उसके बाद कबीर अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करने लगा। इसी वजह से वह इस घर को बेचकर यहां से चला गया और यह नहीं पता कि वह कहाँ गया है। इस बात को सुनकर विक्रम को बड़ा ही बुरा लगता है और वह एक बार फिर से फूट फूट कर रोने लगता है कि मेरा दोस्त ना जाने कहाँ चला गया, अब मैं उसको ढूंढूं भी तो कैसे ढूंढूं। कुछ दिनों तक वह इधर उधर उसको वहां पर ढूंढने लगता है, लेकिन उसे शहर के अंदर कबीर का कोई इद्दारी नेतर आर अता पता नहीं मिलता है। इसके बाद विक्रम की ट्रेनिंग की डेट आ जाती है और विक्रम अपनी ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है। ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद उसकी पोस्टिंग एक जिले में हो जाती है। उसके बाद वह वहां का चार्ज संभालता है और मेहनत और बाइड ईमानदारी से काम करने लगता है। अब काम करने के दौरान उसका ट्रांसफर एक दूसरे शहर में होता है और वहां पर जाकर विक्रम अपना कार्यभार संभालने लगता है, लेकिन बार बार उसे अपने दोस्त की याद आया करती और यह याद जब उसे आया करती तो वह उसे मायूस कर दिया करती।
अब उसी शहर में विक्रम एक दिन किसी काम से मार्केट से निकल रहा था और तभी रोड किनारे उसे एक व्यक्ति दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद उसे लगता है कि यह कबीर है, जो कि सब्जियों का काम कर रहा था और उसी तरह से आवाज लगाकर अपनी सब्जियों को बेच रहा था, जिस तरह से वह उस समय में आवाज लगाया करता था। वह अपने ड्राइवर से गाड़ी रोकने के लिए कहता है और गाड़ी रुकने के बाद गाड़ी से उतरकर उसी ठेले पर पहुंच जाते हैं जहां पर वह व्यक्ति सब्जियां बेच रहा था। उसके बाद वह उससे पूछने लगते हैं कि भाई तुम्हारा नाम क्या है? तो वह अपना नाम कबीर बता देता है। अब जैसे ही विक्रम ने कबीर नाम सुना था तो एकदम से उसके आंखों से आंसू निकलने लगे थे और वह एकदम से कहने लगता है कि तू यहां पर है, मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अब इस बात को सुनकर कबीर थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और वह कहता है कि साहब आप कौन हो और आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? तो उसके बाद विक्रम कहता है कि कबीर मेरे भाई, मैं विक्रम हूं जो कि तुम्हारे साथ रहा करता था और तुमने वादा किया था कि तुम मेरी पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ भी करोगे। इस बात को सुनकर कबीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और दोनों दोस्त एक दूसरे के गले मिलकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। इसके बाद थोड़ी देर में माहौल शांत होता है और माहौल शांत होने के बाद विक्रम कबीर से पूछने लगता है कि भाई तू उस गांव को छोड़कर क्यों आ गया और तूने एक बार भी मुझे कोई खबर नहीं की। आखिर तुझे पता था कि मैं कहाँ रहा करता हूं। अगर कैसी भी कोई बात थी तो तू मुझे बता सकता था। इसके बाद कबीर उसे बताने लगता है कि भाई बात ही कुछ ऐसी हो गई थी। जब से माता पिता की मौत हुई थी तो उसके बाद वहां पर मेरा मन ही नहीं लगा करता था। अब माता पिता के पास यहाँ पर कोई ऐसा सहारा नहीं था जिसकी वजह से मैं यहाँ पर रह सकूं और इसी वजह से मैं उस घर को बेचकर वहां से शहर में आ गया और यहीं पर रहकर सब्जियों का काम किया करता हूं। विक्रम उससे कहता है कि बहुत हुआ, तूने बहुत समय इधर उधर व्यतीत कर लिया, आज से तू मेरे साथ रहेगा। मुझे सरकारी आवास मिला हुआ है और मेरे पास अपनी गाड़ी भी है, जो गाड़ी मेरे लिए सरकार ने नियुक्त कर रखी है। इसके बाद कबीर उसे मना करता है, कहता है कि नहीं यार, मैं जहां पर हूं वहीं पर ठीक हूं और तू अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से व्यतीत कर। तो विक्रम उससे कहने लगता है कि नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, तुमने मुझे अफसर बनाने के लिए बहुत कुछ किया है जिसके बारे में मुझे बिल्कुल अच्छी तरह से पता है। तो तू आज से मेरे साथ रहेगा और मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनने वाला हूं। ऐसा कहकर जो विक्रम होता है कबीर को अपने साथ ले जाता है और उसे अपने साथ सरकारी आवास में रखने लगता है। इसके बाद विक्रम उससे कहने लगता है कि यह जो कुछ भी है यह सब तुम्हारी ही देन है, तो तुम आराम से इस घर के अंदर रहो और इसे अपना ही घर समझो। कबीर वहां पर रहने लगता है और धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगता है। अब कुछ दिनों बाद अचानक से एक दिन विक्रम अखबार पढ़ रहा था और अखबार के अंदर उसे अपने गांव भर की एक खबर दिखाई देती है। गांव की खबर थी कि गांव के अंदर बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ है। जितना भी पैसा आता है सारे पैसे को बड़े अधिकारियों ने गबन कर लिया है। अब यह बात सुनकर वह यह खबर अपने दोस्त कबीर को भी दिखाता है और उसे बताता है कि यह मेरे गांव की खबर है और गांव के अंदर बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ है, ऐसा इस खबर के अंदर बताया गया है। इसके बाद विक्रम इस बात को लेकर बड़ा ही चिंतित होता है, तो कबीर उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो वहीं चलकर देखना होगा और वहीं चलकर देखते हैं कि आखिर क्या माजरा है। कबीर की इस बात से विक्रम भी एग्री करता है और वहां से अपने ऑफिस फोन करके अपने लिए 1 महीने की छुट्टी ले लेता है। वह सोचता है कि गांव के अंदर जाएंगे और वहीं पर रहकर इस बात की तह तक जाएंगे कि आखिर हो क्या रहा है और गांव के अंदर चल क्या रहा है, जो विकास इतनी अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा है। कौन वह अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इसी बात को सोचकर विक्रम और कबीर वहां से अपने गांव जाने का फैसला कर लेते हैं
और दोनों दोस्त गांव के लिए सफर तय करने लगते हैं। रास्ते में अचानक से विक्रम को याद आता है कि वह तो मेरा ही गांव है और 10वीं क्लास में वहां से आया था। कहीं वह गांव के अंदर गांव के लोगों ने मुझे पहचान लिया तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। और यह बात कबीर से कहने लगता है। कहता है कि यार वह तो मेरा गांव है, अगर वहां के लोगों ने मुझे पहचान लिया तो फिर हमारी इंक्वायरी अधूरी रह जाएगी। तो उसके बाद कबीर उससे कहता है कि इसका एक आइडिया है, अगर तुम बुरा ना मानो तो। तो उसके बाद वह कहता है कि क्या, तो वह कहता है कि हम ऐसा करते हैं कि दोनों के दोनों मौलाना का भेष बनाते हैं और उसके बाद उस गांव में जाएंगे। हम उन्हें बताएंगे कि हम लोग विदेश से आए हैं और हिंदू संस्कृति के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, और उसके बाद हम उस गांव में आराम से कुछ दिन के लिए रह सकते हैं और किसी के भी घर में रह लेंगे तो वह भी हमें रहने के लिए वहां पर आज्ञा दे देगा। इस बात को सोचकर विक्रम भी एग्री हो जाता है और वहीं बीच में एक शहर में उतरकर वह दोनों अपना अच्छे से मेकअप करवाते हैं, नकली दाढ़ी लगवाते हैं और एक मौलाना की तरह अच्छी तरह से तैयार हो जाते हैं। तैयार होने के बाद विक्रम और कबीर दोनों उस गांव में पहुंच गए थे और गांव के लोग जैसे ही देखते हैं कि इस गांव के अंदर दो मौलाना आए हैं तो उनकी तरफ अजीब निगाहों से देखने लगते हैं। इसके बाद विक्रम घूमते घूमते अपने उसी घर पर पहुंच जाता है जिस घर को वह यहां से काफी दिन पहले छोड़कर चला गया था। वह उस घर के दरवाजे पर जाता है और आवाज लगाने लगता है। अंदर से विक्रम का पिता बाहर निकलता है और जैसे ही वह अपने दरवाजे पर दो मौलाना को खड़े हुए देखता है तो एकदम से हैरान हो जाता है और सोच विचार करने लगता है कि यह कौन है और यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वह उनसे पूछता है कि आप लोग कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो। तो उसके बाद विक्रम कहने लगता है कि देखो जी, हम विदेश से आए हैं और हमें हिंदू संस्कृति के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करनी है, तो हम लोग आपके यहाँ पर रहकर हिंदू संस्कृति के बारे में अच्छी तरह से जानना चाहते हैं ताकि हम हिंदू संस्कृति की विशेषताओं के बारे में पता लगा सके। अब इस बात को सुनकर जो विक्रम का पिता होता है वह थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और सोच विचार करने के बाद उसे कह देता है कि ठीक है, अगर आप रहना चाहते हो तो हमारे घर में रह सकते हो। इसके बाद विक्रम और कबीर घर के अंदर जाते हैं और विक्रम के पिता उनके लिए चाय नाश्ते का जुगाड़ करते हैं। चाय नाश्ते का जुगाड़ करते हैं, नाश्ता उनको दे दिया जाता है और चाय नाश्ते के बाद वह उनसे बातें करने लगते हैं और बातों ही बातों में उनसे उसके परिवार के बारे में पूछने लगते हैं। तो उसके बाद विक्रम का पिता बताता है कि वैसे तो हम परिवार के अंदर 4 लोग हैं, लेकिन हमारा बड़ा बेटा यहाँ से भाग गया है और उसके बाद हम 3 ही जने इस घर के अंदर रहा करते हैं। अब जब विक्रम यहाँ से गया था तो वह इकलौता उसके पिता की संतान था, तो वह तीसरे सदस्य के बारे में पूछने लगता है। तो वह बताते हैं कि जब हमारा बेटा यहाँ से चला गया था तो उसके बाद हमारे परिवार में एक बेटी आई थी और उस बेटी का पालन पोषण करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वह भी स्कूल गई है पढ़ने के लिए, थोड़ी देर में वापस आती ही होगी। अब इस बात को सुनकर विक्रम की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन किसी तरह से वह अपने आंखों के आंसुओं को छुपा लेता है और वहां पर उनसे और भी बातें करने लगता है। वह उनसे गांव के बारे में पूछता और पूछता है कि गांव के अंदर तरक्की नहीं है, क्योंकि हम कई गांव में जाकर देख कर आए हैं तो, और गांव में तो इस गांव से ज्यादा तरक्की है, तो इस गांव में ऐसा क्या हो रहा है। तो उसके बाद विक्रम के पिता उन्हें बता देते हैं कि यहाँ पर विकास के लिए पैसा तो आता है, लेकिन बड़े अधिकारी उसका गबन कर जाते हैं और गांव के अंदर कोई भी विकास नहीं हो पाता है। इतनी ही देर में विक्रम की छोटी बहन वहां पर आ जाती है और जैसे ही वह घर के अंदर मौलाना को बैठा हुआ देखती है तो सहमी सी घर के अंदर चली जाती है। ना तो अपने पिता से पूछती है कि यह लोग कौन हैं और ना ही उनसे कुछ कहती है। सभी से नमस्ते करती है और सीधे घर के अंदर चली जाती है।
विक्रम ने अपनी छोटी बहन को देखा था और उसे देखकर उसे एकदम से लग रहा था कि वह अपनी बहन को गले लगाए और अपनी बहन से उसका हालचाल पूछे। लेकिन फिलहाल वह कुछ करना चाहता था। गांव के लिए, जिस गांव के अंदर उसका जन्म हुआ है, तो इसी वजह से वह अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करता है और गांव की तहकीकात वहीं पर रहकर करने लगता है। अब इसके बाद जैसे ही मौलाना को वहां पर रहते हुए लगभग 4 दिन होते हैं, तो 4 दिन बाद गांव के सभी बड़े बड़े लोग वहां पर आ जाते हैं और पंडित जी को खरी खोटी सुनाने लगते हैं। इसके बाद पंडित जी उससे कहते हैं कि क्या हुआ भाई, तुम इस तरह से मुझसे बात क्यों कर रहे हो? तो वह कहते हैं कि आप पंडित होते हुए भी मौलाना को अपने घर में रख रहे हो। यह कोई अच्छी बात है क्या? चंद पैसों के लिए तुमने अपना ईमान बेच दिया, धर्म को दांव पर लगा दिया। लेकिन तभी पंडित जी कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, यह मौलाना होने से पहले एक इंसान है और हमारी संस्कृति सिखाती है कि सभी धर्मों से बड़ा इंसानियत का धर्म होता है। तो सबसे पहले इंसान की मदद करनी चाहिए और वैसे भी हमारी संस्कृति के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। अगर इन्हें कुछ अच्छा मिलेगा तो हमारी संस्कृति का परचम विदेशों तक फैलेगा और यह बड़ी अच्छी बात रहेगी हमारे धर्म के लिए भी और हमारी संस्कृति के लिए भी। ऐसा कहकर वह उन लोगों को चुप करा देते हैं और इतनी ही देर में जो दोनों मौलाना होते हैं उनके घर में रहा करते हैं, वह भी बाहर से अपनी पूरी तहकीकात करके आ गए थे। अब जैसे ही वह घर आते हैं और यह सब कुछ माहौल देखते हैं, तो उन्हें इस बात का बड़ा ही बुरा लगता है और विक्रम से इस बार नहीं रहा जाता है। उसके बाद जो विक्रम होता है अपनी नकली दाढ़ी मूंछ निकाल देता है और उन्हें बता देता है कि मैं और कोई नहीं इसी गांव का लड़का हूं जिसका नाम था विक्रम। यह मेरे पिता हैं और मैं अपने ही घर में आकर रह रहा हूं। तो आप लोगों को इससे कौन सी परेशानी है? मैं यहां से चला गया था, लेकिन आज मैं एक कलेक्टर बन गया हूं और कलेक्टर बनने के बाद यहां पर लौटा हूं, क्योंकि जब विक्रम ने अपने पिता से स्टार्टिंग में बात की थी तो उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था कि मेरा बेटा मेरी गलती की वजह से चला गया। अगर मैं उससे जिद नहीं करता तो मेरे साथ रहता और यहीं पर पढ़ाई लिखाई करके एक बड़ा अधिकारी बन जाता। इसी वजह से विक्रम ने आज अपना भेद सभी के सामने खोल दिया था। अब गांव वाले और विक्रम का पिता इन सभी चीजों को देखकर हैरान है कि यह मेरा बेटा इतने सालों बाद आया है और वह भी मौलाना के भेष में। आखिर ऐसा क्यों? तो उसके बाद विक्रम का पिता उससे पूछने लगता है कि बेटा, वह बात तो ठीक है कि तू मेरा बेटा है, लेकिन यह बता कि तुम मौलाना के भेष में यहाँ पर क्यों आया था? तो उसके बाद विक्रम पूरी बात उन्हें बता देता है कि मैंने अखबार में खबर पढ़ी थी कि हमारे गांव के अंदर बिल्कुल भी विकास नहीं हो रहा है, तो इसी विकास के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और मैंने अब अपना काम कर दिया है। जितने भी भ्रष्ट अधिकारी थे उन सभी की लिस्ट बना ली है और यहाँ के डीएम साहब तक भेज दी है और उनसे गुजारिश की है कि इन सबका ट्रांसफर किया जाए और गांव के अंदर विकास की प्रक्रिया को चलाया जाए। यह बात सुनकर गांव वाले विक्रम पर बहुत ही ब्लेस्ट किया जाए ज्यादा फक्र महसूस करते हैं और जो विक्रम का पिता होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह विक्रम की तरफ अपनी बाहें फैला देता है तो विक्रम भाग करके एकदम से अपने पिता के गले लग जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। इसके बाद जो विक्रम होता है अपने माता पिता को वहां से लेकर अपने सरकारी आवास में ले जाता है और अपने साथ वहीं पर रखने लगता है। जब उन्हें पता चलता है कि कबीर के माता पिता ने उसको बहुत सहारा दिया है, तो वह लोग भी कबीर को अपने बेटे की तरह रखते हैं और घर पर अच्छी तरह से उसकी देखभाल किया करते हैं। कुछ दिनों बाद वह पहले कबीर की शादी कराते हैं और कबीर की शादी हो जाने के बाद वह विक्रम की भी शादी करा देते हैं। गांव के अंदर अच्छा खासा विकास हो गया था। जब भी कभी विक्रम के पिता गांव में आया करते तो सभी लोग उसकी वाहवाही किया करते और उसके बेटे की बहुत ही बधाई ज्यादा बढ़ाई किया करते थे। अब क्या कहना चाहते हैं विक्रम के बारे में?
आप क्या कहना चाहते हैं? कबीर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? विक्रम के पिता के बारे में आपकी जो भी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें थोड़ा बहुत हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, आप यह कहानी कहाँ से सुन रहे हैं? आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आप सब जहां भी रहें हमेशा खुश और सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है तो उसे सबके साथ साझा करना न भूलें। हम आपकी कहानी सुनने का इंतज़ार करेंगे।